नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद मोटिवेशन पर। मैं हूं आपके साथ प्रकाश बिश्नोई। तो चलिए मित्रों, आज हम बात करते हैं DLED के प्रथम वर्ष के परीक्षा प्रश्न पत्र 2020 का है, बच्चे और बचपन का प्रश्न पत्र। चलिए इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पुराने जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनमें से प्रश्न हमेशा दोहराते हैं। आप 2016 से लेकर 2020 तक के पुराने जितने भी प्रश्न पत्र हैं उनमें से आप एक बार ज़रूर देखें उनको, जिससे आपको ये पता चल सकें कि किस प्रकार के प्रश्न हैं वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम देखते हैं आज के 2020 के प्रश्न पत्र को कि इसमें किस प्रकार प्रश्न पूछे गए। इसमें देखिए, इसमें पहला प्रश्न है आज का। हम देखते हैं कि बच्चे असफल कैसे होते हैं, पुस्तक के लेखक है। बच्चे असफल कैसे होते हैं पुस्तक के लेखक गिजुभाई बदेका, जॉन होल्ट, महात्मा गांधी, एस नील। तो इसका राइट आंसर होगा जॉन होल्ट। जॉन होल्ट ने अपनी पुस्तक बच्चे असफल कैसे होते हैं में मतलब बच्चों के बारे में, बच्चों के स्वभावों, बच्चों की विचारों और उनकी जो शारीरिक वृद्धि के बारे में कुछ इसमें लिखी है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। बहुत इम्पोर्टेंट, ध्यान रखना। यह प्रश्न 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका राइट आंसर डी है 1098। बाल मदद सेवा केंद्र। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। शैशवावस्था होती है, शैशवावस्था की आयु। ऑप्शन सी इज राइट। 0 से 6 वर्ष तक की आयु को शैशवावस्था की आयु कहा जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 4 पर चर्चा करते हैं, चलते हैं। बच्चों के प्रतिदिन व्यवहारों का अभिलेख किसमें संधारित किया जाता है? दिन प्रतिदिन व्यवहारों का अभिलेख बच्चों को बच्चे क्या प्रक्रियाएं करते हैं, दिन में क्या क्रियाएं करते हैं, उनका वर्णन है वो एनेक्डोटल अभिलेख में किया जाता है। ऑप्शन सी इज राइट। चलिए नेक्स्ट। ये अब प्रश्न संख्या 5 से 9 तक की सीमा शब्द 20 से 30 शब्द है। और प्रश्न नंबर 5 है कि संविधान द्वारा प्रदत्त 2 बाल अधिकारों के नाम लिखिए। बहुत इम्पोर्टेंट, ये प्रश्न दोबारा पूछा जा सकता है, आप इसको गोला कर लीजिए। चलिए बात करते हैं कौन कौन से अधिकार हैं। देखिए पहला है 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। बहुत इम्पोर्टेंट। दूसरा है 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों को रोजगार लगाने में बचाना, मतलब बच्चे जो फैक्ट्रियों वगैरह में 18 वर्ष तक की आयु से कम है उनसे बाल श्रम करवाना कानूनी अपराध है। देखिए नेक्स्ट, समर हिल स्कूल की क्या विशेषता है लिखिए। बहुत बढ़िया चीज़ बताइए, समर हिल स्कूल की क्या विशेषता थी। ये प्रश्न 2-3 बार एग्जाम पूछा गया है। चलिए चर्चा करते हैं। समर हिल एक ऐसा स्कूल है जहाँ बच्चों को वैसे जैसे हैं दरअसल वैसे पढ़ने रहने की आज़ादी, पढ़ते रहते ये बने रहने की आज़ादी, अतः उन्हें अपने अनुसार विकसित होने का अवसर दिया जाता है। क्योंकि समर हिल स्कूल में बच्चों को स्वतंत्र रखा जाता है। इसका मेन पॉइंट है स्वतंत्र, बच्चों को स्वतंत्र। समर हिल में बच्चे स्वतंत्र रहते थे। आगे देखिए, समर हिल के अनुसार बच्चा स्वाभाविक रूप से विकसित और यथार्थवादी होता था। वह स्वयं अपने विवेक से चिंतन करता था। समर हिल की कक्षाएं आयु के हिसाब से लगती थी, पर बच्चों की रुचि को भी ध्यान में रखा जाता था। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए आगे देखते हैं। गामक विकास से क्या आशय है? गामक विकास का मूल आशय है कि इसमें मांसपेशियों को नियंत्रित करने की जो क्षमता जिस विकास के द्वारा आती है वही गामक विकास है, जिसमें दौड़ना, खेलना, लिखना, नृत्य करना, शारीरिक परिश्रम ही इसके द्वारा गामक विकास के अंतर्गत आती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सूक्ष्म गामक कौशल के 4 उदाहरण। सूक्ष्म गामक कौशल के 4 उदाहरण कौन कौन से देखते हैं। एक देखिए, फेंकना। बच्चे किसी चीज़ को पकड़ कर जैसे फेंकता है बच्चा, पकड़ना, किसी चीज़ को पकड़ लेता है। खाना पीना एवं लिखना, ये सूक्ष्म गामक कौशल है। नेक्स्ट बात करते हैं सामाजिकरण से आप क्या समझते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट। सामाजिकरण वह सतत क्रिया है जिसमें बच्चे सामाजिक परंपराओं और मानदंडों के अनुसार व्यवहार करना सीखते हैं, साथ ही उस प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। बच्चों के इस व्यवहार में तौर तरीके, शिष्टाचार, बोलचाल, उठना बैठना आदि प्रतिबिंब होते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट की ओर चलते हैं। औपचारिक अवलोकन है, अनौपचारिक अवलोकन में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये भी आपके पास 1 वीक सीरीज है तो आप पढ़ लेना। इस बार लगता है ये प्रश्न इतना इम्पोर्टेंट नहीं। देखिए अगले, ये देखिए, मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्रों पर संक्षेप में परिचय दीजिए। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया एग्जाम में। पहला है कंकाल तंत्र। कपाल से लेकर पैरों की अंगुलियों तक की अस्थियों में समुचित एवं अनुपातिक विकास से संतुलित शारीरिक विकास होता है। प्रारंभिक वर्षों में अस्थियों में वृद्धि और विकास तेजी से होता है तथा अस्थियों में सुदृढ़ता आती है। स्नायु तंत्र। स्नायु तंत्र के विकास के साथ बच्चे की बौद्धिक क्षमता में वृद्धि होती है, जो उसके व्यवहार में नवीनता लाती है। मांसपेशियों की समृद्धि गामक क्षमता में वृद्धि करती है, जिसका सीधा संबंध बच्चे की खेल कूद की गतिविधि से होता है। तीसरा और सही ऑप्शन देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथि। मानव शरीर के महत्वपूर्ण तंत्र है ये कंकाल तंत्र, स्नायु तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथि। इसका विकास बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन लाता है तथा किशोरावस्था में विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण बढ़ाता है। जी हाँ, अगर महिला है तो पुरुष के प्रति आकर्षण बढ़ेगा और मेल है तो फीमेल के प्रति। देखिए, जो इससे पूर्व की अवस्था में नहीं होता, बाल्य अवस्था में ये सब नहीं होता। बच्चे की शारीरिक अवयव में परिवर्तन, ऊंचाई, बाहर, शारीरिक अनुपात आदि उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। आगे देखिए, बच्चे के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ठीक है, देख लेते हैं। जैसे पोषण है, बच्चे को संतुलित आहार मिलेगा तो उसका विकास है तीव्र गति से होगा और बच्चा स्वस्थ रहेगा। 2 नंबर देखिए, आनुवंशिकता। आनुवंशिकता भी बच्चे के शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करते हैं कि मतलब बच्चे के माता पिता के विकास में उसके शारीरिक गुणसूत्र है, गुणसूत्रों में जीन्स पाए जाते हैं, वो शरीर के हार्मोनों को संवेदनशील को निर्धारित करते हैं कि उसका विकास किस प्रकार होगा। जैसे गुणसूत्रों में भी आनुवंशिक बीमारियां होती है जो शरीर के विकास पर विपरीत प्रभाव डालती है। देखिए तीसरा, देखिए खेलकूद। खेलकूद बच्चों के शारीरिक विकास में बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। जो बच्चे जन्म के पश्चात जिनके अधिक क्रियाशील होते हैं, उनकी उम्र बढ़ने के साथ साथ जितना अधिक खेलकूद हो कसरत करते हैं, उनका शारीरिक विकास उतना ही स्वाभाविक तरीके से होता है। अपने अभिव्यक्ति में खेलकूद और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से ही अधिक सहज रूप से बच्चे कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे। बीमारियाँ, यह बहुत महत्वपूर्ण कारक है। बीमारियाँ शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में संक्रामक तथा असंक्रामक रोग एक महत्वपूर्ण कारक है। जिन बच्चों में जन्म से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन्हें बार बार बीमार पड़ने की आवश्यकता अधिक होती है। उचित पोषण मिलने पर भी ऐसे बच्चों का शरीर उसे सही तरीके से ग्रहण नहीं कर पाता। बच्चों का शारीरिक विकास इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में संतुलित आहार मिले। ऐसा न हो कि पाने पर बच्चों में कई प्रकार की संक्रामक बीमारियां पनपने लगे। मतलब ऐसा नहीं हो पाने पर बच्चे में जो है शारीरिक बीमारियां होने लगती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दक्षिण राजस्थान में जनजाति बालकों के सामाजिकरण के विषय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। यह भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं। दक्षिणी राजस्थान में जनजाति बालकों का सामाजिकरण। जनजाति क्षेत्र में अपनी विशेषताएं होती है, रीति रिवाज होते हैं। बच्चे उन परिस्थितियों में पलकर बड़े होते हैं जहाँ वे स्वच्छंद जीवन जीते हैं, घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। उनका इन जंगलों के विशेष लगाव होता है। इन जंगलों के प्रति आज भी आदिवासी आखेट के लिए तीर कमान का प्रयोग करते हैं और इस समुदाय के बच्चे भी इस कला को स्वतः ही सीख लेते हैं। इनके खेल में भी संस्कृति की झलक दिखाई देती है। बच्चे अभिभावकों की मदद करते हैं, भेड़ बकरी कृषि कार्यों में, घरेलू कार्यों में, छोटे भाई बहन की देखभाल में। अभिभावक बच्चों में निडरता, प्रकृति के नियमों का पालन करना, जड़ी बूटियों का ज्ञान कराते हैं और इनका सामाजिकरण है प्राकृतिक परिवेश में होता है। बच्चे पीढ़ी दर पीढ़ी अपने समाज में अपनी संस्कृति की पहचान बनाए रखने में अग्रणी बनते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। व्यक्तित्व को परिभाषित करके उसके आत्म संप्रत्यय के स्वरूप को स्पष्ट करें। ये तो इतना महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, देखते हैं आगे का क्वेश्चन। स्वेग नियंत्रण के लिए किन विधियों का प्रयोग करना चाहिए? यह बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, गोला मार लो। संवेग नियंत्रण। देखिए, संवेग नियंत्रण की विधियाँ अध्यवसाय। इस विधि के द्वारा बच्चों को विभिन्न कार्यों में व्यस्त रखा जाता है। मतलब बच्चे को कुछ कार्य बताकर उस कार्य में बच्चों को संवेगों को आने से रोका जा सकता है। संवेग का अर्थ है कि बच्चे में जो भी घृणा, प्रेम, गुस्सा, इससे मतलब भाव उत्पन्न होते हैं, उन उत्तेजित होने वाले भाव संवेग कहलाते हैं। देखिए दूसरा है प्रतिगमन। इस तरह की विधि में संवेग और तनाव की उत्पत्ति असामान्य व्यवहार से होती है। क्रोधी बच्चा चीज़ें तोड़कर अपने तनाव को हल्का कर लेता है। शमन,
इस विधि द्वारा अप्रिय प्रसंगों को भूलने मन से बाहर निकालने का प्रयास किया जाता है। संवेगात्मक क्रियाशीलता, इस विधि द्वारा शामिल संवेगों से मुक्ति पाने की कोशिश की जाती है। शारीरिक क्रियाशीलता गतिशील क्रियाओं यथा भाग दौड़ खेल कूद आदि से होता है। मानसिक क्रिएशन में व्यक्ति अपनी अभिवृत्तियों को बदल देता है। देखिए एक मिनट, और अभिव्यक्ति यह विधि मार्गांतरीकरण की भी कहलाती है। इस विधि द्वारा संवेगों को समाज में स्वीकृत ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। और अंत है विस्थापन। पेजेडी ने संवेग पर नियंत्रण की विधि विस्थापन या आरोपण बताई है। इसमें संवेगों को अन्य तथ्यों पर आरोपित कर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ये झुग्गी झोंपड़ी गंदी बस्ती में रहने वाले बच्चों के बचपन के विषय में संक्षेप में लिखी है। ये तो आपको बताइए, जैसे मतलब बड़े शहरों में बच्चे कुछ काम करते हैं सड़कों के किनारे, मतलब कुछ अपने परिवार के साथ अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए मजदूरी शारीरिक परिश्रम भी करते हैं और उन्हें मतलब कैसे भी करके अपना जीवन यापन करते हैं। साक्षात्कार क्या होता है उसके विषय में संक्षेप में लिखिए, यह इम्पोर्टेंट है, भैया पढ़ लेना। इसका अर्थ है कि साक्षात्कार अंग्रेजी शब्द के शब्द इंटरव्यू शब्द का हिंदी रूपांतरण है। देखिए इसका शाब्दिक अर्थ होता है अंतर्दर्शन। साक्षात्कार का शाब्दिक अर्थ अंतर्दर्शन अर्थात आंतरिक रूप से देखना। इस तरह का कार्य यह कहा जा सकता है कि शाब्दिक रूप से साक्षात्कार देने वाले विषयों को संबंधित आंतरिक तथ्यों को जानने की प्रक्रिया को ही साक्षात्कार कहा जाता है। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कुछ प्रश्न पूछता है, उसके अंतःकरण के भीतर की बातें जानना चाहता है, उसके कौशल का परीक्षण करता है और उसका निरीक्षण करता है। यही मतलब साक्षात्कार है। इस विधि द्वारा विद्यार्थियों की अभिरुचि योग्यताओं मनोवृत्तियों से संबंधित अवधारणाओं का अध्ययन किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। 18 से 21 तक 250 शब्द सीमा शब्द है इसकी। और बाल अधिकारों को हनन को रोकने के लिए गठित विभिन्न समितियों के विषय में विस्तार से बताइए। ये भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। किशोरावस्था के दौरान होने वाले परिवर्तनों के विषय में विस्तार से लिखिए। ये भी इतना नहीं है, आप पढ़ सकते हैं। देखिए 20वां प्रश्न, परिपक्वता से आपका क्या आशय? सीखने और परिपक्वता के मध्य संबंध बताते हुए उदाहरण स्पष्ट कीजिए। ये प्रश्न देखिए। परिपक्वता सामान्य परिपक्वता से आशय किसी भी काम को सीखने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से सक्षम होने से, जिससे शरीर की मांसपेशियों का परिपक्व होना। यदि बच्चे को लिखना सिखाना है तो उसके लिए हाथ की मांसपेशियों का परिपक्व होना, बैठना चलना, बच्चे के दांत आना आदि क्रियाएं परिपक्वता के फलस्वरूप घटित होती हैं। इन सब कामों के लिए किसी भी प्रकार के विशेषण प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। परिपक्वता का संबंध आयु से भी है। जैसे जैसे बच्चे की आयु बढ़ती है बच्चा नए नए कठिन कामों करने के लिए तैयार हो जाता है। परिपक्वता का संबंध सीखने से भी है। किसी व्यक्ति की व्यवहार रुचियों और परिवर्तन परिपक्वता का सीखना दोनों का कारण होता है। दोनों साथ होते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परिपक्वता एवं सीखने में परस्पर अंतर संबंध है। सभी व्यक्तियों को सीखने की विषमता होती है, भले ही उसमें विभिन्नताएं हो। सीखने का एक कर्म होता है। व्यक्ति तब तक नहीं सीख पाता तब तक उसे सीखने के लिए तैयार नहीं हो। जब तक व्यक्ति प्रयास नहीं करता वो कोई चीज़ें नहीं सीख सकता। जैसे बच्चा लिखना तब तक नहीं सीखते जब तक उसका गामक विकास नहीं हो, जो उसकी अंगुलियां हैं वो परिपक्व नहीं हो जो किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। उसके लिए शारीरिक, संज्ञानात्मक और संवेगात्मक ये सब प्राकृतिक रूप से पूर्ण रूपेण विकास होना अनिवार्य है। साक्षात्कार प्रक्रिया के बारे में हमने पढ़ लिया। पीछे मतलब किस प्रकार साक्षात्कार की तैयारी की जाती है, उसके मतलब प्राथमिक काल्पनिक क्या क्या उसके बिंदु है। देखिए साक्षात्कार की तैयारी की जाती है, साक्षात्कार का संचालन कैसे किया जाता है और आलेखन, प्रतिवेदन व विश्लेषण साक्षात्कार में मुख्य बिंदु है। इस चरण में साक्षात्कार के दौरान आई महत्वपूर्ण सूचना को व्यवस्थित रूप से लिखा जाता है कि जिस इंटरव्यूकर्ता का क्या मतलब उसके पीछे मतलब कौन सी उद्देश्यों और सूचनाओं का विश्लेषण किया गया। साक्षात्कार हेतु प्राथमिक कक्षा के छात्र के लिए काल्पनिक प्रश्नावली भी तैयार की जाती है, जिसमें ये सभी मुख्य बिंदु देख सकते हैं। आपके परिवार के सबसे अधिक पसंद कौन है, क्यों है, ये मतलब
ये कुछ प्रश्न हैं जो कक्षा में छात्र के साक्षात्कार के संबंधित कुछ प्रश्नावली तैयार की गई। तो थैंक यू दोस्तों, आप सभी को कैसा लगा ये आज का हमारा प्रश्न पत्र। वीडियो को अधिक शेयर कीजिए जिससे सभी छात्रों को ये पता लग सके कि DLED के एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पुराने प्रश्न पत्र हैं उनको मिलाइए, 1 वीक सीरीज़ है तो उनसे पढ़िए, बुक है तो बुक से पढ़िए। और धन्यवाद आप सभी का। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को। धन्यवाद।